15 मिनट पहले मेरी एक आदरणीय हेमा मालिनी जी से बात हुई। स्टैंड आपने लोकसभा इलेक्शन भी क्यों नहीं ली? 20 लाख रुपए वापस नहीं मिलते और उस पर जो ब्याज 14-15 हज़ार होना चाहिए था वो भी नहीं मिलता। औसतन पेंशन पूरे भारत के इंडस्ट्रियल वर्कर्स को आज है। 30 अगस्त को हमारी मुलाकात हुई, आधा घंटा चर्चा हुई। चर्चा में उन्होंने स्पष्ट कहा, कम्युनिस्ट लोग मांग रहे थे 9,000, इंटर वाले मांग रहे थे 3,000, बीएमएस वाले मांग रहे थे 5,000। पूरे भारत के जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है उनकी संख्या भारत देश में 29.88 करोड़ है। उसमें से 7.5 करोड़ लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज से है, वो अंशदान करते हैं, हर महीने पैसे भरते हैं ताकि उनको बुढ़ापे में पेंशन मिले। अब वो पैसे भरने वाले लोगों में से 78 लाख लोग रिटायर्ड है और इन लोगों को उन्होंने जो पूरी ज़िंदगी पैसे भरे हैं उसका वैल्यूएशन आज की तारीख में आता है 20 लाख रुपए। हर आदमी ने सरकार के पास 20 लाख रुपए तक की राशि मूल्यांकन के हिसाब से जमा है। उसके एवज में वो 20 लाख रुपए कभी वापस नहीं मिलते, बैंक में डालते तो वापस मिलते, 20 लाख रुपए वापस नहीं मिलते और उस पर जो ब्याज 14-15 हज़ार होना चाहिए था वो भी नहीं मिलता। औसतन पेंशन पूरे भारत के इंडस्ट्रियल वर्कर्स को आज है वो है 1171 रुपये। मतलब हमसे 20 लाख रुपए ले लिए और हमें वो 20 लाख वापस नहीं करेंगे और ऊपर से उसका ब्याज भी नहीं देंगे और 1171 रुपये में बूढ़ा बूढ़ी को बोलेंगे तुम जियो। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है और अन्याय के खिलाफ सभी वृद्ध लोग आज खड़े हैं। वैसे देखा जाए तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का काम ट्रेड यूनियनों ने करना चाहिए। ट्रेड यूनियनें काम करती है लेकिन कैसे? बीएमएस है वो बीजेपी का काम करती है, इंटक है वो कांग्रेस का काम करती है, सीटू आइटर वो कम्युनिस्टों का काम करते हैं। तो कामगारों का केवल काम करने का भावना से कोई नहीं करता और जो लोग रिटायर होते हैं वो ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं होते। इसलिए इन लोगों को देखने वाला कोई नहीं और इसलिए हमने एक अपना संगठन पूरे देश में बनाया, नेशनल एजुकेशन कमेटी या राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नाम से। और वो संगठन आज देश के 27 राज्यों में कई केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रहा है और ये संगठन ने अभी ठान लिया है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। तो इसलिए आज हम लोग पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन है तो इलेक्शन से पहले हम सभाएं कर रहे हैं। हमने सरकार को दिल्ली में जंतर मंतर में जुलाई 31 जुलाई को हमारा आंदोलन हुआ था, तब हमने ये खुले तौर पे कहा है और अभी भी कहता हूँ आपके सामने कि अगर हमारा काम महाराष्ट्र हरियाणा के इलेक्शन से पहले नहीं होता है तो हम सरकार को बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे। इसके परिणाम जो रूलिंग पार्टी है उसको भुगतने पड़ेंगे। जबकि ये मुद्दा कोई एक पार्टी ने बनाया हुआ मुद्दा नहीं है, ये 1971 से हो रहा है। सभी पॉलिटिकल पार्टी आई गई या चल रही है, लेकिन अगर इसका फायदा भी होगा तो रूलिंग पार्टी को होगा और इसका नुकसान भी होगा तो रूलिंग पार्टी को होगा। जो अभी सत्ता में है अगर वो हमारा काम करते हैं तो उनको फायदा होगा और नहीं करते हैं तो उनको बहुत बड़ा नुकसान आने वाले इलेक्शन में होगा। मैं आपको हमारा गणित समझा दूं, मैं आपको गणित बताता हूं। महाराष्ट्र में, केवल महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर कॉर्पोरेटिव सेक्टर बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र में EPS 95 के इंडस्ट्रियल वर्कर्स के रिटायर्ड लोगों की संख्या 13 लाख है। तो 13 गुना 5 65 लाख लोग मतदार रिटायर्ड लोगों के हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो कार्यरत कर्मचारी हैं महाराष्ट्र में, जो डेली जो महीने महीने अंशदान कर रहे हैं आज की तारीख में, उनकी संख्या 1.5 करोड़ है। तो उनके 5-10%, 15% भी आप पकड़ लो इन्फ्लुएंस हमसे होंगे। तो आज इस संगठन की ताकत जो केवल पेपर पे नहीं ग्राउंड पे है, तो 1 से 1.25 करोड़ वोट शिफ्ट करने की है। आपको मैं बता दूं, आपको मालूम होगा, आप पत्रकार है, बहुत इस विषय
विषय में बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन जब बीजेपी की फडणवीस सरकार आई थी तो उनको 1,40,00,000 वोट थे। अब ये 1.25 करोड़ वोटों का उनको अगर चाहिए सरकार बनानी है तो हमारा काम करना पड़ेगा, और अगर नहीं तो फिर हम अपना काम करेंगे। हम चाहे किसी को भी देंगे, लेकिन 10 साल से केंद्र में जो सरकार है उसने हमारा काम नहीं किया, इसलिए अब हम सभी लोग नाराज हैं। आपको ये भी बता दूं कि ये हम ऐसे अचानक निर्णय नहीं ले रहे हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको 2 बार बुलाया, उनसे आधा घंटा बैठक की, हमें प्रॉमिस किया कि मैं आपका प्रधान सेवक हूँ, आपका काम करूँगा, लेकिन काम नहीं हुआ है। वित्त मंत्री जी के साथ अभी पिछले 30 अगस्त अगस्त 30 अगस्त को हमारी मुलाकात हुई, आधा घंटा चर्चा हुई। चर्चा में उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने उनको बताया कि मैडम आप श्रमयोगी मानधन योजना में 100% कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं सरकार, मतलब मैं 100 भरूं, सरकार 100 भरती है। यूपीएस की जो अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम उन्होंने निकाली, उसमें सरकार का योगदान 18.5% है, और हमारे पेंशन में सरकार का योगदान प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं। 1.16 वो देते हैं, 1.16 वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए देते हैं। तो हम उनके सौतेले हैं। बाकी पेंशन स्कीमों में वो कंट्रीब्यूट करते हैं, या हमारा कंट्रीब्यूशन होने के बाद आप थोड़ा भी नहीं देते, तो इसमें हमारी नाराज़ी है, ये हमने उनको स्पष्ट किया है। आपको ये भी बता दूँ कि हमारे पेंशन फंड में, गरीबों का पेंशन फंड है, उसमें आज 10 लाख करोड़ जमा है। 10 लाख करोड़ जो 7.5 करोड़ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या उसमें पैसे भरते हैं पेंशन स्कीम में, सिर्फ पेंशन फंड की बात कर रहा हूँ, प्रोविडेंट फंड की बात नहीं कर रहा। उसमें हर साल 1 लाख करोड़ रुपए जमा होता है, और उसका दोनों का मिला के ब्याज तकरीबन 1 लाख करोड़ है, और हमें वो पेंशन बांटते हैं 14,000 करोड़। तो ये जो अन्याय है, वो पैसे जमा करके किसके लिए रख रहे हैं ये हमें मालूम नहीं। इसलिए हमने केवल पॉलिटिशियंस से ही बात नहीं की, मतलब प्रधानमंत्री जी से बात की, वित्त मंत्री से की, श्रम मंत्री से किसी और बात हुई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुई। ये 8 साल का संघर्ष है, उसके बाद हम बोल रहे हैं। और सचिव लेवल के सबसे उच्च स्तर पे हमारी बैठक हुई है, कई बैठकें हुई है। श्रम सचिव, वित्त सचिव, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, इससे ऊपर कोई लेवल नहीं होता। वहाँ बात होने के बाद भी हमारा जो मुद्दा है वो सुलझा नहीं है, इसलिए हम लोग नाराज हैं, और हम अपनी नाराजगी आपके जरिए जताना चाहते हैं। और फिर हम बूढ़े लोग जरूर हैं, लेकिन लोकतंत्र में जब तक उंगली चलती है हम जिंदा है। हमें मालूम है फिर कहाँ उंगली डालनी है हमारी वोट में। तो ये हमारा कहना है। दूसरी बात ये है, हमारी दूसरी नाराजगी ये है, आज 36 लाख लोग मैडम ऐसे हैं जिनको 1,000 से कम पेंशन है। 1,000 से कम पेंशन, जिंदगी भर कॉन्ट्रीब्यूशन करने के बाद 36 लाख। अब इतनी बड़ी संख्या में 500 रुपये, 600, 700 रुपये लोग ले रहे हैं, और आप 1,500 रुपये लाड़की बहना के नाम पे बांट रहे हैं, तो हमारी सुलझेगी कि नहीं सुलझेगी? तो हमें दुख है इस बात का कि जिसका पैसा है, जिसका हक है, उसको आप नहीं दे रहे हो, और जिसने मांगा नहीं उसको बांटते फिर रहे हो। जवान लोगों के हाथ काट रहे हो, देश को अपाहिज बना रहे हो, स्वाभिमान से हमको जीने नहीं दे रहे हो, और कहते हो कि फुकट में लोग भीख मांगने की हमको आदत बना रहे हैं पूरे देश में। जबकि रोजगार दो, वो स्वाभिमान यंग आदमी है, काम करेगा, पैसा कमाएगा, लेकिन नहीं, हम फुकट देंगे, तुम फुकट पे जियो, लाइन लगा के खड़े रहो। ये जो नीति है इसका हम निषेध करते हैं। दूसरी बात, हम दूसरा तुम किसके लिए क्या कर रहे हो चलो छोड़ो, लेकिन हमारा हक हम लेके रहेंगे, और अगर हमारा हक नहीं मिलता है तो इस इलेक्शन में बीजेपी सरकार को बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है। ये मैं आज खुले तौर पे कहने वाला हूँ। और अगर हम हमारा काम करते हैं तो हम ये भी गारंटी लेते हैं कि हम उनकी सरकार ला के दिखाएंगे। दोनों तरफ से हमने खुला छोड़ा है, हमारी कोई इसमें एक्शन नहीं है, हमारी सिर्फ रिएक्शन है।
एक्शन सरकार को लेनी है। सरकार अगर हमारे फेवर में एक्शन लेती है तो हमारी रिएक्शन सरकार के फेवर में होगी, और सरकार अगर हमारी ये एक्शन कुछ नहीं करती तो उसकी रिएक्शन सरकार के खिलाफ होगी। हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, हम एक्ट नहीं कर रहे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, और आप पे कोई सवाल है तो मैं लेने के लिए सर से आपका सवाल। अब नए मामले केंद्र शासन से, राज्य शासन से, क्योंकि आपको जो न्याय मिलना चाहिए अब आज तक मिला नहीं। अभी 8-10 दिन पूरे आचार संहिता लगने के चांसेस है महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान, तो आपको लगता है कि एक 4 दिन में निर्णय हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपने देखा होगा सर, आपने देखा होगा यूपीएस का जब निर्णय हुआ, एक दिन में बैठे हो और बस निर्णय ले लिया, क्योंकि इसका ग्राउंड वर्क इसका भी हो चुका है। हम 8 साल से जो कर रहे हैं इसमें ग्राउंड वर्क में हमने बहुत मदद की है। हम कोई सिर्फ प्रोटेस्ट करने वाले लोग नहीं हैं, हम जब प्रॉब्लम लेके चलते हैं तो सॉल्यूशन साथ में लेके चलते हैं। तो हमने वित्त मंत्री जी से बैठक की, उनको हमने बताया कि हमारे क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। वित्त मंत्री से कहा, श्रम मंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी को मालूम है, और सॉल्यूशन अभी बल्कि 15 मिनट पहले मेरी आदरणीय हेमा मालिनी जी से बात हुई, वो हमारी बहुत बड़ी हितचिंतक है। तो उन्होंने कहा कि जो आपके सजेशन है लिख के भेजो, उन्हें सजेशन लिख के भेजे, मेरे पास है, आपको बता भी देता हूँ। हमने कहा देखिए हमारी तरफ से 8.33 पेंशन फंड में जाता है, मालिक जो देता है उसमें से 8.33, टोटल 12% तो देता है, 8.33 पेंशन फंड में जाता है। हमने बोला हमारी तरफ से 1-2% बढ़ाओ और ले लो। अभी प्रेजेंट सीलिंग 15,000 की है, उसको आपकी सैलरी कितनी भी हो 15,000 मानी जाती है, उसी में से वो सब कैलकुलेशन होता है। तो हमने कहा भाई उसको 25,000 करो और हमारा पैसा है। दूसरी बात, जो ईपीएफओ के पास इतना पैसा होने के बावजूद जो बोलता है नहीं नहीं मैं पैसा दूंगा तो नैया डूब जाएगी, ये जो उसका ये है उसने लिबरल होना चाहिए। उसका जो ब्याज आता है उसमें से 80% ब्याज उसने पेंशन स्कीम में डालना चाहिए, कम से कम 80% ब्याज। मैं मुद्दे की बात नहीं कर रहा, असल की बात नहीं कर रहा। ब्याज उसने कम से कम 80, 85, 90% डालना चाहिए इसमें। अभी जो फिलहाल कुछ 20% भी देते होंगे तो उसको उनको कम से कम 80-90% देना चाहिए। और इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री को 4 से 5% की मदद करनी चाहिए। इससे हमारा पूरा सोल्यूशन निकल जाता है। और स्वास्थ्य सुविधा हमारी जो दूसरी, हमारी मांग क्या है, 7,500 मिले ना, 2 लोगों को जीने लायक पेंशन मिले, यही हमारी मांग है। दूसरी मांग हमारी है पति पत्नी को अच्छे क्वालिटी की मेडिकल सुविधाएं मिले, आयुष्मान भारत में मिले या और कहीं मिले। तो ये हमारी मांगे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का हायर पेंशन का निर्णय है उसको लागू करें, मतलब जो निर्णय है उसी को लागू करना है। और जो लोगों को इस पेंशन स्कीम में लाया नहीं गया उनको या तो पेंशन स्कीम में लाइए या फिर उनको 5,000 महीना दीजिए, वो भी हमारे मंजूर। तो ये हमारे 4 मांगे लेके हम चल रहे हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से आ रहे नहीं हैं, लेकिन अभी हम फेस से कर रहे हैं, हम दीवार पर बैठे हैं। इधर हम कूदेंगे वो पलटा भारी हो जाएगा, ये पक्का है। आज जो आपका स्टैंड है जी, स्टैंड आपने लोकसभा इलेक्शन भी क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें आशा थी, बहुत अच्छा सवाल है, हमें आखिरी दिन तक आशा थी, बल्कि पूरे देश में आशा थी यूट्यूबर्स वगैरह के जरिए कि अभी मंत्री जी ने बुलाया, 11 बजे मंत्री जी से मिले, मंत्री जी ने कहा, मंत्री जी ने हमको माला पहनाई, तो हम लोग आशावादी थे। इसलिए हमने कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हमें राजनीति नहीं करनी थी, हमें अपना काम करवाना था। लेकिन उन्होंने राजनीति की, उन्होंने काम नहीं किया, तो उसका परिणाम आपको जो दिखा है लोकसभा में। हमने डिक्लेयर कोई किया नहीं, कोई फतवा निकाला नहीं कि भैया इनको मत दो, इनको वोट दो, इनको नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं किया हमने। फिर भी लोगों की नाराजगी आप लोकसभा के इलेक्शन में देख सकते हैं। उसमें कई कारण होंगे, एक कारण ईपीएस का निश्चित है। तो आप यकीन जो करते हैं इनके ऊपर, यकीन जो करते हैं बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी के ऊपर, तो मोदी तो शुरू से फेंकू जी है, तो ऐसे फेंकू जी के ऊपर क्यों यकीन करते हो? नहीं, देखिए आपके विचार ठीक, आपके विचार है। हम उनको देश के प्रधानमंत्री मानते हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं।
वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, जो प्रधानमंत्री कोई भी होता, हमें तो काम उन्हीं से कराना है। अभी कांग्रेस की भी सरकार होती तो हम किसके पास जाते? उन्हीं के पास जाते। आज इनके पास गए हैं। हम कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं रखते। हम जो भाषा आप कह रहे हैं वो आपकी आज़ादी है, लेकिन मैं ये भाषा नहीं कहूँगा। वो प्रधानमंत्री है, वो सिंसियर थे, ब्यूरोक्रेटिक। मैं आपको एक बात बता दूँ, 8 साल के अनुभव में बताना चाहता हूँ। कोई भी पॉलिटिशियन पॉपुलर बनना चाहता है, कोई भी, अभी ये क्या है 1,500 बांट रहे हो, क्या पॉपुलर बनने की कोशिश है? कोई भी पॉलिटिशियन पॉपुलर बनना चाहता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। ब्यूरोक्रेसी ऐसी खतरनाक चीज़ है, उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल बात है। लेकिन आज उन्हीं की बदौलत मोदी जी, हेमा मालिनी जी, कैबिनेट सेक्रेटरी से हमारी मीटिंग कौन करवा सकता था? फाइनेंस सेक्रेटरी से कौन करवा सकता था? तो ये मीटिंग जो हुई है उनका इंपेटस रहा है, लेकिन फाइनल बात यही है कि हमारा रिजल्ट नहीं है। मीटिंग होना अलग बात है और आपका काम होना अलग बात है। उन्होंने 10 साल में आपका काम नहीं किया और पंतप्रधान होने के वजह से एक पंतप्रधान पद पे बैठे हुए व्यक्ति को बहुत जिम्मेदार रहना जरूरी है। लेकिन गए 10 साल में उनकी उतनी किसी भी मामले में इतनी जिम्मेदारी दिखाई नहीं दी, फिर भी आप विश्वास करते हो, अंधविश्वास। नहीं, देखिए सर, ऐसा है, आपको कुछ भी मांगना है तो देश का प्रधानमंत्री आपको पसंद आए ना आए, आपको उसके पास जाना है। जो पॉलिटिकल पार्टी आपने चुन के दी है, हम जो वृद्ध लोग हैं, हमको उसी के पास जाना पड़ेगा। हम दूसरे के पास न्याय मांगने के लिए और भी रास्ते हैं, न्याय मांगने के लिए और भी रास्ते हैं। 10 साल तक आपको फंसाया है। आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा रास्ता है संविधान में। मैं बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए एक तो पहली बात बहुत पैसा लगता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमने सब सोचा है। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में न्याय जब दादा मांगता है तो अपने नाते पोते को मिलता है, ये सच बात है। और ब्यूरोक्रेसी इतनी खतरनाक है, हमारे पैसे से वकील खड़ी करती है जो जमा हुआ पैसा है, और हमारे खिलाफ रहा है। देश राजनीति मतलब लोकतंत्र में सबसे अच्छा है कि आप दबाव तैयार करो और वोट की धमकी दो और वोट करके दिखाओ। हम वो कर रहे हैं। आपकी जो संगठन जो आपने बताया है अभी इंटर है, बाकी जो है जो पॉलिटिकल इशू रखते हुए हैं, ये सब आपके मुद्दे पे आपके साथ नहीं आती? देखिए, पहली बात तो इनको सबके सपोर्टिंग लेटर हमारे पास है। उनके सबके नेताओं से हम मिले हैं, टॉप लीडर्स सभी संगठनों, उन्होंने हमें समर्थन पत्र दिया है। लेकिन क्या है, ये अलग अलग विचारधारा के लोग होने के कारण मैं बताता हूँ जो देश की स्थिति है। कम्युनिस्ट लोग मांग रहे थे 9,000, इंटर वाले मांग रहे थे 3,000, BMS वाले मांग रहे थे 5,000, और हम मांग रहे 7,500 महंगाई भत्ता, जो 2 लोगों को जीने के लायक है। महंगाई भत्ता जरूरी है, ये हमने कहा। तो फिर अभी तक 10 साल में इस सरकार ने किसी यूनियन वालों को नहीं बुलाया। इस बार उनको फाइनेंस मिनिस्टर ने बुलाया। तब तक हम इन सबसे मिल चुके थे, कई बैठकें कर चुके थे, हमारे आंदोलन चल रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। उनके आंदोलन छोटे होते हैं, हमारे बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि सामाजिक संगठन है, कोई ट्रेड यूनियन नहीं। तो उन सब ने अभी एक सुर में बोला है कि उनको 9,000 रुपये दे दो। सिर्फ BMS है जो मांग रहा है 5,000, जैसे कि वो अपने पॉकेट से दे रहा है, उसका भी हमने निषेध किया है। तो अभी हम 7,500 महीने भरता मांग रहे हैं, पूरे 9,000 मांग रहे हैं। हमारा इशू ये है कि इशू को सॉल्व करो, कायम जो परमानेंटली सॉल्व हो। ये नहीं कि आप 9,000 देंगे, 4 साल के बाद 9,000 की फिर 4,000 की वैल्यू रह जाएगी उसकी। तो ये हमने मुझे लगता है इसलिए माना है। समर्थन सभी का प्राप्त है, और हमारे जो संगठन है उसमें यही तो लोग हैं। कौन है? हमारे यहाँ RSS के लोग बैठते हैं, BJP के बैठते हैं, कांग्रेस के, कम्युनिस्ट के, सब हम एक साथ हैं, एक झंडे के नीचे। कोई विचारधारा नहीं, कोई ये नहीं। हमारी विचारधारा ये है, जिसका काम उसका दाम।